हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के संबंध में चर्चा करेंगे, सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। बट बिफोर स्टार्टिंग सेशन आई वुड लाइक टू से प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. It will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. हम सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहासकारों ने इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित किया है। इनमें जो फर्स्ट पार्ट है वह एंशियंट इंडिया है, यानी प्राचीन भारत, और दूसरा जो भाग है वह मध्य भारत है, जिसे हम मेडिवियल इंडिया कहते हैं, और तीसरा भाग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत। इनमें जो सबसे ज़्यादा समय या समय सीमा जिस पार्ट से संबंधित है वह निश्चित ही प्राचीन भारत है, जिसे हम एंशियंट इंडिया बोलते हैं। आज हम इसी से संबंधित सब्जेक्ट मैटर का अध्ययन करेंगे और ये निश्चित ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो भी क्षेत्र या भूखंड फैला हुआ है, उस क्षेत्र या भूखंड को हम भारतवर्ष बोलते हैं। और भारतवर्ष की जो सभ्यता संस्कृति है वह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। प्राचीन भारत का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है और यही कारण है कि पाश्चात्य देशों के या पाश्चात्य जगत के दार्शनिक, फिलोसफर्स, चिंतक, लेखक, विचारक तथा आम जनजीवन से संबंधित लोग भी भारत भ्रमण करने हेतु आते रहे हैं और आते रहते हैं। भारत के संबंध में जानने समझने के लिए सभी प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसा क्या है हमारे भारत की भूमि में, इस सब के बारे में हमें पता साक्ष्यों के माध्यम से या सोर्सेज के माध्यम से पता चलता है कि कोई भी घटना की जो निश्चित प्रामाणिकता है वह हमें सोर्सेज के माध्यम से पता चलती है। जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी कि भारत में कई सभ्यताएं विकसित हुई, कई शासक आए, कई विदेशी आए और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां भारत में निर्मित होती रहीं और इन्हीं के आधार पर भारत का नामकरण हुआ। तो यदि हम भारत के नामकरण के संबंध में चर्चा करें कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, तो हमें पता होना चाहिए कि भारत का प्राचीनतम नाम आर्यावर्त है। आर्यावर्त भारत का प्राचीनतम नाम क्यों है? इसका यह कारण है कि आर्यावर्त आर्यों का क्षेत्र रहा है, या ये कहें कि आर्यों की कर्मस्थली रही है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि आर्यावर्त नाम तब हुआ जब हमारे देश भारत में आर्य आए। यद्यपि कुछ विद्वानों का ये अभिमत है कि आर्य भारतवर्ष से बाहर से संबंधित नहीं है, यानी बाहर से नहीं आए थे, ऐसा विद्वान मानते हैं। वे इसी देश के मूल निवासी थे, ऐसा भी विद्वानों ने कहा है। कई विद्वानों ने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का आदि देश भी माना है। इस प्रदेश में सिंधु, वितस्ता, भरुष्णी, विपासा, शतद्री और सरस्वती नामक 7 नदियां बहती थीं। इन्हीं के द्वारा सींचा गया उर्वर प्रदेश प्राचीन भारत सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से विख्यात था और यही प्रदेश आर्यों का आदि देश था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अच्छा, आर्यों की भी एक बड़ी लंबी कहानी है जिसके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, या कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें से पूछ लिया जाता है कि आर्य कहाँ से आए, या आर्य कौन थे, या सप्त सैंधव प्रदेश क्या है, या उन सप्त नदियों के नाम बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वो तभी संभव है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जबकि आप व्याख्यान को ध्यानपूर्वक सुने। आर्यों के बारे में एक बात ये भी जानने योग्य है कि आर्यों का एक वर्ग देवों का उपासक था तथा दूसरा वर्ग असुरों का, और दोनों के मध्य देवासुर संग्राम हुआ और जिसमें असुर परास्त हुए और सप्त सैंधव प्रदेश छोड़कर ईरान में जाकर बस गए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद ने भी सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का आदि देश माना है। पंडित गंगानाथ झा ने आर्यों का आदि देश ब्रह्मर्षि देश कहा है। इस तरह से विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग अभिमत व्यक्त किए हैं कि आर्य कहाँ से थे। लेकिन निष्कर्ष क्या रहा, ये निष्कर्ष जानने योग्य है, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने आर्यों को भले ही भारत का माना हो और उसके संबंध में विभिन्न प्रकार के एविडेंस भी दिए हों, लेकिन जो निष्कर्ष निकलता है या जो एनालिटिकल
वर्णन हमारे सामने आता है वह यह है कि आर्य दरअसल भारत के मूल निवासी नहीं थे। यदि भारतवर्ष आर्यों का आदि देश होता तो क्या वे सर्वप्रथम अपने देश भारत का पूर्ण रूप से आर्यीकरण ना करते और उसके बाद ही वे दूसरे देश जाते? तो आज भी संपूर्ण दक्षिण भारत तथा आंशिक रूप से उत्तर भारत में भी जो भी भाषाएं बोली जाती हैं वे वास्तव में आर्य भाषा नहीं है। उत्तर पश्चिम बलूचिस्तान से ब्राहुई भाषा का पता चलता है जो दक्षिण में जाकर परिवार की भाषा बन जाती है, या ये कहें कि दक्षिण परिवार की भाषा बन जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत अथवा कम से कम एक भारत का एक बड़ा हिस्सा जो भाषा की दृष्टि से है वह कम से कम अनार्य था। यह तो विवेचन हुआ आर्यों के संबंध में, लेकिन कुछ अन्य डिस्क्रिप्शन यदि हम लें तो समय अनुसार भारत देश के अनेक नामों से विवेचन देखने को मिलते हैं। जैसे यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, तो अरब ईरानियों ने भारत को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। मत्स्य पुराण में भी यदि हम अध्ययन करें तो मत्स्य पुराण में भी भारत के तकरीबन 9 भाग बताए गए हैं, जिसमें इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्णी, त्रअस्तिमा, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुष तथा सागर इत्यादि ये कुछ मुख्य हैं। जबकि जैनियों ने भारत को जम्बूद्वीप कहा। हम मंत्रों में भी सुनते हैं कि जम्बूद्वीपे भारतवर्षे। ऐसा भी माना जाता है कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा और विदेशों में भारतवर्ष की चर्चा एक समृद्ध और सुसंस्कृत देश के रूप में सामने आती है। भारत के इतिहास को जानने के लिए या इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए हम जिन मुख्य 3 भागों का विभाजन करते हैं उनमें साहित्यिक साक्ष्य फर्स्ट है, विदेशी यात्रियों के विवरण भी मिलते हैं और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर एक सर्वे किया जाता है और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर हम विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं और देश के संबंध में, अपने भारत देश के संबंध में जानकारी अर्जित करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि साहित्यिक साक्ष्य क्या हैं, यानी जो लिटरेरी एविडेंस है वो क्या है? तो साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, इसमें धार्मिक साहित्य है और लौकिक साहित्य है। इससे क्वेश्चन भी बनता है कि साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्री आती है। तो आपके सामने विकल्प दे दिए जाएंगे, उनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको टिक करना होगा या उसका चयन करना होगा। तो धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य इसका सही आंसर है। धार्मिक साहित्य के संदर्भ में यदि हम डिस्कस कर लें तो धार्मिक साहित्य से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो बहुधा पूछ लिए जाते हैं। उनमें धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों का अध्ययन किया जा सकता है या इनकी चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ इत्यादि आते हैं। यदि ब्राह्मण ग्रंथों के संबंध में क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। और ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख मिलता है। धार्मिक साहित्य के पश्चात अब हम डिस्कस करेंगे वेदों के संबंध में, क्योंकि वेदों के संबंध में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो वेद हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों के नाम हमें भली भांति पता होना चाहिए, क्योंकि इनका उल्लेख प्राचीन काल को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि जो वेद हैं वो भारत के सर्व प्राचीन ग्रंथ हैं और इनके संकलनकर्ता कौन थे हमें पता होना चाहिए कि वेदों के संकलनकर्ता कौन थे। क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है तो आपको विदित होना चाहिए कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं। किसके संकलनकर्ता माने जाते हैं? वेदों के। इस तरह से कहा जा सकता है कि प्राचीन काल की जो अध्ययन सामग्री है वो हमें वेदों से ही प्राप्त होती है। अब वेद शब्द का अर्थ क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो एक्चुअली जो वेद शब्द है वह संस्कृत के विद धातु से लिया गया है, यानी विद से वेदों का निर्माण हुआ, जिसका भावार्थ होता है ज्ञात होना या ज्ञान होना या पता होना या जानकारी हासिल करना इत्यादि। जनरली हम बोल देते हैं
आपने सुना भी होगा कि हमें विदित होता है या हमें विदित है, तो इस तरह के विदित का अभिप्राय क्या हुआ? ज्ञान होना यानी नॉलेज होना। वेदों में किसका संकलन है? वेदों में प्रार्थनाओं का और श्लोकों का संकलन है, ये भी बात हमको पता होनी चाहिए। इनकी रचना बहुत से कवियों तथा महर्षियों के परिवारों ने देवताओं के सम्मान में की। इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है क्योंकि ये उस समय की मौखिक परंपरा के प्रतीक हैं। ऋग्वेद के संबंध में यदि हम डिस्कस करें तो ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। इससे आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद न केवल भारतीय आर्यों की वरन समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है। विद्वानों ने ऐसा माना है। इसकी रचना आर्यों ने पंजाब में की थी, जिसे हम सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ यदि कोई है तो वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक तथा 10,462 मंत्र एवं 1028 सूक्त हैं। ये रचनाएं अधिकांशतः देवताओं के सम्मान में रची गई हैं, उनसे प्रार्थनाएं की गई हैं, जिसका उपयोग यज्ञों में समय समय पर किया जाता है। ऋग्वेद का रचना काल क्या है, इसके संबंध में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं और विभिन्न प्रकार की जो डेट्स हैं वो इसमें मेंशन होंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद का जो रचना काल है वह सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। ऋग्वेद के जो सोम मंडल है या ये कहें कि ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद की 5 मान्य शाखाएं हैं, जिनमें शाकल, अश्वलायन, मांडूक्य, शंखायन एवं वाष्कल है। ये 5 शाखाओं के नाम आपको पता होना चाहिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र या सावित्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही मिलता है। विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि 1, 8, 9 याद रखिए 1, 8, 9 एवं 10वें मंडल को संहिता में बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों का जो परिशिष्ट है उसको खिल कहा जाता है। खिल शब्द आपको याद रखना है किस संबंध में कि 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों का जो परिशिष्ट है उसको खिल कहा जाता है। अब बात करते हैं हम सामवेद की कि सामवेद क्या है। तो सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें किस चीज़ का उल्लेख है? तो इसमें मुख्यतः यज्ञों के समय पर या यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं और इसमें मात्र 78 ही नई ऋचाएँ शामिल हैं, जबकि शेष जो ऋचाएँ हैं वो ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद की जो ऋचाएँ हैं उनका गायन सोम यज्ञ के समय उद्गातक करते थे, या इसका ये कहें कि गायन समय उस समय रहता था जबकि सोम यज्ञ होता था। सामवेद की शाखाओं के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इसकी 3 मुख्य शाखाएँ हैं, जिनमें जैमिनीय, राणानयीन और तथा कौथुम। यानी आपको पता होनी चाहिए कि 3 शाखाएं कौन कौन सी हैं, जैमिनीय, राणायनीय तथा कौथुम इत्यादि। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं तथा भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो यजुर्वेद अनुष्ठानों को स्पष्ट करता है। विभिन्न प्रकार के स्तुति गीतों का इसमें संग्रह है। यजुर्वेद में यज्ञों के विभिन्न नियमों, विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद्म या ये कहें कि यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें प्रोज और पोएट्री दोनों ही भाषाओं में लिखा गया है। यानी प्रोज और पोएट्री का इसमें स्थान है। पद्य एवं गद्य दोनों में ही इसको लिखा गया है। इस वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की भी 4 शाखाएं हैं। ये 4 शाखाएं आपको पता होनी चाहिए, तैत्तिरीय, काठक, कपिस्थल तथा मैत्रायणी। शुक्ल यजुर्वेद की जो प्रमुख शाखा है या प्रधान शाखा है वह माध्यन्दिन तथा काण्व है तथा शुक्ल यजुर्वेद के जो रचयिता हैं वो वात्सनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है।
और अब हम डिस्कस करेंगे अथर्ववेद के बारे में, क्योंकि अथर्ववेद से संबंधित भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो अथर्ववेद में सामान्यतः मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है या इसमें विवरण मिलता है। इसमें कुल 20 मंडल, 731 ऋचाएं तथा 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कांस्टेंट स्टडी कीजिए, कांस्टेंट स्टडी इज मस्ट एंड लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, ये भी बात याद रखिए। पूरा ईमानदारी से अध्ययन कीजिए, लेक्चर को निरंतर सुनते रहिए, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। प्लीज टेक केयर ऑफ